नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा मौर्य आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने अनुवाद के अर्थ परिभाषा पर अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम अनुवाद के स्वरूप पर बात करेंगे, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अनुवाद के स्वरूप को लेकर विद्वानों में वैचारिक मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वान अनुवाद के स्वरूप के अंतर्गत उसकी प्रकृति को अंतर्निहित करते हैं, तो भाषा विज्ञानी अनुवाद के प्रकार को उसका स्वरूप मानते हैं। इस संदर्भ में यदि देखा जाए तो डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का दृष्टिकोण अत्यधिक स्वीकार योग्य है। उन्होंने अनुवाद के स्वरूप को सीमित और व्यापक दो वर्गों में विभक्त किया है। नंबर 1, अनुवाद का सीमित स्वरूप। अनुवाद में वस्तुतः एक भाषा के निहित अर्थ को दूसरी भाषा में बदला जाता है और यही अनुवाद का सीमित स्वरूप है। भाषांतरण संदर्भ में अनुवाद को दो भाषाओं के मध्य होने वाला अर्थ का अंतरण माना जाता है, यानी इसमें दो भाषाओं के बीच अर्थ का ट्रांसफर यानी परिवर्तन होता है। इस सीमित स्वरूप में अनुवाद के दो आयाम निर्धारित होते हैं। नंबर 1, पाठधर्मी आयाम। नंबर 2, प्रभावधर्मी आयाम। पाठधर्मी आयाम के अंतर्गत अनुवाद में स्रोत भाषा, पाठ यानी जिस भाषा से अनुवाद किया जा रहा है वह केंद्र में रहता है, जो तकनीकी एवं सूचना प्रधान सामग्रियों पर लागू होता है। क्योंकि मूल भाषा पाठ स्वयं में एक स्वायत्त रचना होती है, अतः अनुवादक मूल पाठ की संरचना को ध्यान में रखकर ही अनुवाद करता है। वह इसमें अपनी ओर से कुछ भी जोड़ घटा नहीं सकता है। जबकि प्रभावधर्मी आयाम में स्रोत भाषा पाठ की संरचना तथा बुनावट की अपेक्षा उस प्रभाव को पकड़ने का प्रयास किया जाता है जो स्रोत भाषा के पाठकों पर पड़ा है। इस तरह का अनुवाद सृजनात्मक साहित्य विशेषता कविता के अनुवाद में प्रयुक्त होता है। जैसे प्रेमचंद की किसी कहानी का अनुवाद किसी विदेशी भाषा में होता है तो जरूरी नहीं है कि वह उसकी संरचना पर ध्यान दे, बल्कि ज़रूरी है कि उसका जो प्रभाव हिंदी भाषी पर पड़ा है वही विदेशी भाषा के पाठक पर भी पड़े। नंबर 2, अनुवाद का व्यापक स्वरूप। अनुवाद के व्यापक स्वरूप यानी प्रकृतांतर संदर्भ में अनुवाद को दो भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के मध्य होने वाला अर्थ का अनंतरण माना जाता है। वस्तुतः प्रतीक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रतीकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती रुकने का प्रतीक है और हरी बत्ती चलने का, या शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है, वैसे वह है तो एक पत्थर का टुकड़ा ही। इसी तरह किसी चित्र में बना घोड़ा वास्तव में घोड़ा नहीं होता, बल्कि चित्रात्मक प्रतीक है, यानी हमने इन संकेतों को प्रतीक चिन्ह माना है। इसी तरह भाषा के सभी शब्द प्रतीक है। जैसे कुर्सी बैठने की वस्तु है, कलम शब्द लिखने की वस्तु है, यानी ये शब्द सब विभिन्न ध्वनियों, स्वर एवं व्यंजन से बने हुए हैं, इसलिए ध्वन्यात्मक प्रतीक हैं जो किसी न किसी वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। प्रतीक से पहले हम अर्थ ग्रहण करते हैं और फिर अर्थ से उसकी वस्तु तक पहुंचते हैं। जैसे कमल वस्तु है, उसका अर्थ सभी भाषी के लिए समान है, पर अंतर है प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति में। हिंदी भाषी उसे कमल बोलेगा, संस्कृत जलज और अंग्रेजी लोटस, लेकिन इसमें प्रयोगकर्ता की सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता भी शामिल होती है। जैसे उल्लू शब्द हिंदी के लिए मूर्ख है तो जापानी के लिए आउल विद्वान है, अथवा गाय स्त्री के लिए सरल महिला का प्रतीक है तो अंग्रेजी के लिए काऊ शब्द मूर्ख महिला का, लेकिन इनका सामान्य अर्थ दोनों जगह गाय ही होगा। यानी हर भाषा किसी एक वस्तु को भिन्न भिन्न प्रतीकों से व्यक्त कर सकता है। वस्तुतः अनुवाद भी एक भाषिक प्रतीक व्यवस्था में व्यक्त अर्थ को दूसरी भाषिक प्रतीक व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करने का कार्य करता है। प्रकृतांतरण रूप में अनुवाद 3 वर्गों में विभक्त है। नंबर 1, अंतःभाषिक अनुवाद। अंतःभाषिक अनुवाद यानी कि एक ही भाषा के अंतर्गत अनुवाद करना, अर्थात इसमें
हम एक भाषा के दो भिन्न प्रतीकों के मध्य अनुवाद करते हैं। जैसे कि हिंदी की किसी कविता का अनुवाद हम हिंदी गद्य में कर देते हैं, या हिंदी की किसी कहानी को हिंदी कविता में परिवर्तित कर देंगे, तो वह अंतर्भाषिक अनुवाद कहलाएगा। दूसरा है अंतर्भाषिक अनुवाद, इसे भाषांतर भी कहते हैं। इसमें दो भिन्न भिन्न भाषाओं के भिन्न भिन्न प्रतीकों के बीच अनुवाद करते हैं। इसमें अनुवाद को न केवल स्रोत भाषा में लक्ष्य भाषा की संरचनाओं प्रकृतियों से परिचित होना पड़ता है, वरन उसकी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक विश्वासों, मान्यताओं आदि की जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसा ना होने पर अनुवाद के साथ यथोचित न्याय नहीं हो पाएगा। जैसे यदि अंग्रेजी, रूसी, चीनी या जापानी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो वह अंतर्भाषिक अनुवाद कहलाता है। नंबर 3, अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद, इसे प्रकांतर अनुवाद भी कहते हैं। इसमें किसी भाषा की प्रतीक व्यवस्था से किसी अन्य भाषेतर प्रतीक व्यवस्था में अनुवाद किया जाता है, यानी कि इसमें प्रतीक 1 का संबंध तो भाषा से ही होता है, जबकि प्रतीक 2 का संबंध किसी दृश्य माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे अमृता प्रीतम के पिंजर उपन्यास को हिंदी फिल्म पिंजर में बदला जाना, ऐसा ही अनुवाद है। यानी कि हम किसी कहानी या नाटक को फिल्म के रूप में अंतरित करना अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद कहलाता है। कह सकते हैं जैसे गोदान है, गबन है, साहब बीबी और गुलाम, तीसरी कसम आदि जो रचनाएं हैं उन पर जो फिल्म बनी है उसको फिल्म के रूप में परिवर्तित करना, ऐसा ही अनुवाद कहलाता है। इसके साथ ही किसी कविता को अगर यदि हम संगीत के सुरों में ढाल देते हैं तो वो भी अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद कहलाता है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से अनुवाद का संपूर्ण स्वरूप सुस्पष्ट हो जाता है। यदि आपको यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।